वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं। शौकत बसा साहब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर तजियाकार हैं, शरीके गुफ्तगू हैं। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब सीनियर तजियाकार हैं, शरीके गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। शौकत बसा साहब, शहर इक्तदार में मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस हैं और बिलखसूस इस तरह की स्पेकुलेशन के तहरीक इंसाफ एक चेन ऑफ कमांड में नहीं है। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है और जो बानी तहरीक इंसाफ है उनके हकीकी मानों में जानशीन कौन है। मैंने सोचा आज आपसे इन तमाम सवालात का जवाब ले ही लें ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। सर देखें, पार्टी का लीडर एक ही होता है और वो तो इमरान खान है। और आपको पता है कि इमरान खान सिर्फ लीडर नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। 90% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं। वाहिद इस वक्त फेडरेशन को जो इकट्ठा रख सकता है लीडर, का वो केपी हो, गिलगित हो, आपका सिंध हो, आपका कोई भी सूबा हो, पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान है, तमाम के तमाम अगर कोई है लीडर तो वो इमरान खान है। अब जाहिर है कि आपने एक जुल्म और जबर का निज़ाम है इस वक्त। ना पाकिस्तान में कोई आइन है, ना कानून है, ना कोई अदालतें हैं। इस वक्त एक मार्शल्ला से भी बदतरीन हालात है पाकिस्तान के अंदर। ना सहाफ़ी महफूज हैं और सबसे बढ़कर जिस माशरे में जजेस गैर महफूज हों और वो इंसाफ मांग रहे हों तो मेरे भाई मेरी और आपकी क्या हैसियत है। और आपने देखा कि 1.5 साल हो गया है इस पार्टी को खत्म करते करते। आज पाकिस्तान जिस नौबत पे चला गया है, मुझे डर है कि कहीं हम खाना जंगी की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अफरा तफरी है, सियासी इंतशार और सियासी इंस्टेबिलिटी है। और सियासी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो मुझे बताइए किस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और वहां पर जब एक इमरान खान पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं, आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान छीन लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, कहा गया कि पाकिस्तान इमरान खान इज हिस्ट्री, कहा गया कि गेम इज ओवर। इसके बावजूद क्या हुआ? जब आपने निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, तरह तरह के निशानात दिए गए, इसके बावजूद दुनिया ने कहा, पाकिस्तानियों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। इसलिए मेरे भाई लीडर भी इमरान खान है और वो लीडर सिर्फ मेरे नहीं है, वो लीडर तो अब इवन ये जो डिस्कार्डेड पार्टी हैं, जो एक क्रिमिनल्स का टोला पाकिस्तान पे चंद खानदान मुसल्लत हुए हैं जो कि अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया। जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हो सकते हैं, बाहर के ममालिक के एजेंडा लेकर सामने आ सकते हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम तो सिर्फ और सिर्फ आपने देख लिया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ा झुरलू हुआ, सबसे बड़ा लोगों के अंदर। मैं जी शौकत साहब आपसे बात कर रहा है, मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब के आखिरी डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, हवनाबाद, फटाबाद से है। मैंने 1 लाख से ऊपर वोट लिए, सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज बहाल हुए, 8 दिन का टाइम था। तो मेरे हल्के में तो इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि नून लीग का दूसरे नंबर पे 70-72 हजार के साथ और अहमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा एजाजुल हक जो तीसरे नंबर था, उसको जितवा दिया गया। इस तरह मेरे भाई ना पाकिस्तान चल सकता है, ना पाकिस्तान के मामला हल कर सकते हैं। हाँ, इस तरह आप जी ठीक। जितनी देर आप कोशिश करें इमरान खान को तोड़ने की, आपने बुशरा बेगम जो उनकी बीवी है, आपने जब उनको दहशतगर्द खान साहब को कह लिया, गद्दार कह लिया, आपने उनको करप्ट कह लिया और एंड पे आके निकाह पे सजा दे दी और उनकी बेगम को आज आपने कैद कर रखा है कि शायद किसी तरीके से माजी में जिस तरह होता था तो होता तो लोग यही समझते थे कि जिस तरह माजी में सब लोगों ने डीलें की, कि वो करप्ट थे, बदयानत थे, उनके पैसे बाहर के ममालिक में पड़े थे। खान साहब के जी मतलब ठीक। ये कहा गया कि ये 10 दिन जेल नहीं काट सकेंगे, ये करते जी हैं, वो ठीक। करते हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने कहा मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़े तो मैं जेल में रहूंगा। हमें तो कहा गया कि हमें तो जी ठीक। 2/3 मेजोरिटी मिली थी, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी भाग भाग के हमारी तरफ जा रही थी। क्या है, हम आपके साथ जी हुकूमत जी बनाने के लिए तैयार हैं, आपके केसेस खत्म हो जाएंगे, आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो इमरान सर, खान आपका पॉइंट निजाम आ की गया। तब्दीली की जंग लड़ रहा है। इमरान खान जी ठीक। मेरी और आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। इमरान खान जी आने ठीक। वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ चाहता है कि जहां मैं और जी आप बिल्कुल सब ठीक बराबर हों, सर। ये ना हो कि क्रिमिनल्स जो हों, जहां पे ताकतवर, जितना बड़ा कोई ताकतवर हो, जितना बड़ा कोई ओहदे पर हो, उसके लिए कोई सर, आपका कानून ना पॉइंट आ हो, गया। कोई अदालतें ना हो
और आज पाकिस्तान में हालत ये है, जो जितना बड़ा मुजरम है, जितना बड़ा मुलजिम है, वो उतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है बसा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नादिर कबोल साहब, सर आपने बसा साहब की गुफ्तगू सुनी, इसका रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा कि आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ की क्या मुस्तकबिल है। और दूसरा ये सिंध में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ के हल्के इस बात का ववेला कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको भी ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी पार्टियां कमज़ोर हुई हैं, फिर वापस मजबूत हुई हैं, हुकूमत में आई हैं, फिर हुकूमत से गई हैं, फिर वापस हुकूमत में आई है। मगर इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो उनकी सियासी लीडरशिप होती थी वो एक खुले जहन के साथ और डेमोक्रेसी के तहत, डायलॉग के तहत वो अपने जितने भी डिफरेंसेस थे वो दूर करते थे। जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा थी तो नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। हालांकि उस वक्त सिर्फ दो सियासी पार्टीज होती थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी होती थी और नून लीग होती थी, दीगर किसी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं होता। मगर फिर भी उन्होंने डायलॉग के तहत अपने जो आपस की जो इख्तलाफात थे वो उन्होंने दूर किए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कंट्री। हालांकि उनकी जो सियासी सोच है, इन दोनों पार्टीज की जो फिलोसफी है और मंशूर है वो अलग अलग है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, बैठ के बात करते हैं। अभी आप देखें आसिफ जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खिताब किया जॉइंट सेशन में और उन्होंने फिर से वही बात की कि मुफाहमत करें, जितने भी मसले मसाइल हैं मुल्क के वो डायलॉग के थ्रू आप दूर कर सकते हैं। तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी इमेच्योरिटी और उनका बंद जहन और उनका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से लगता नहीं है कि पीटीआई का कोई फ्यूचर रहेगा। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, वाइप आउट हो चुकी है। और पीटीआई भी अनफॉर्चुनेटली अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। तो यही लगता है कि पीटीआई का सियासत में कोई फ्यूचर नहीं है। वो जब तक इनके बानी चेयरमैन जेल में हैं, जिंदा हैं, तब तक तो एक इनका क्रेज और जो कल्ट फॉलोइंग है वो तो रहेगी। मगर जब उनके, क्योंकि हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पहले जाए कोई बाद में जाए, मगर ये सच है कि हर किसी ने इस दुनिया से जाना है। तो जब उनके लीडर अल्लाह पाक नहीं रहेंगे, सबको सेहत वाली लंबी हयाती दे। तो ये पार्टी पीछे कौन संभालेगा? किसी की कोई अहल ही नहीं लग रहा पार्टी संभालने के लिए। अगर अभी भी इनके एक चेयरमैन बनाए गए हैं गौहर खान, बिल्कुल बिल्कुल सबको दे, बानी चेयरमैन पीटीआई को भी दे और दीगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान को। मगर उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरा एक तहरीक इंसाफ एक कॉज था, अदल और इंसाफ की जो बातें करते थे, तो वो एक मिशन है, उसको जारी रखने के लिए अपनी जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसको तो कम से कम उसकी तो हाथ खुले रखे ना, कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना रोल अदा कर सकें। वो अपनी जिद में जेल में बैठ के अपने जो लीडरान है उनको वही सबक दे रहे हैं जो जिसकी वजह से वो आज जेल में बैठे हुए हैं। लड़ाई, दुश्मनी, बदतमीजी, आपस में इंस्टीट्यूशंस को लड़ाना, इदारों को अटैक करना, तो ये तो गलत बात है ना। खैर, आपको जो दूसरा सवाल है वो पहले सवाल से भी रिलेटेड है। मैं एमक्यूएम का एग्जांपल दूंगा। एमक्यूएम भी खत्म हो चुकी थी, कोई नामो निशान नहीं रहा था, मगर क्योंकि उन्होंने अपना जो ग्रास रूट लेवल पे जो अपना सियासी जो काम है वो उन्होंने करते रहे। आज वो वापस से हुकूमत में आए, 17 के करीब उनके एमएनएज हैं। सिंध हुकूमत के अंदर वो नंबर 2, सिंध असेंबली के अंदर नंबर 2 जमात है। मगर फ्रेंडली अपोजिशन की मैं बात नहीं कहूँगा। वो मेरी वही जो पहली वाला पॉइंट है उसी से रिलेटेड है कि वो अपने सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, मगर बदतमीजी और जातियात पे उतर नहीं आ रहे हैं। आप सिंध असेंबली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। डेली उनके मैं देखता रहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, चाहे वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर हो या दीगर इशू पे हो। सर आपका पॉइंट आ गया। सियासत को और अपोजिशन को वेलकम करते हैं, उनके जो इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुनते भी हैं और दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कराची में अगर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के, तो सिंध हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब सब कोशिश कर रहे हैं कि उन इश्यूज को दूर करें। जी ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं तहरीक इंसाफ का? किसको हकीकी मानों में तहरीक इंसाफ का जानशीन या बानी तहरीक इंसाफ का जानशीन देखते हैं? और ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है सिंध में, आप इससे मुत्तफिक हैं सर, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की? काशिफ, बड़ी माजरत के साथ कि जो दोनों आपके सवाल है ना, मैं तो दोनों सवालों से ही मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं ये सवाल पूछता कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई या मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल है
इस मुल्क के अंदर आप कह रहे पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? आपने देखा कि 8 फरवरी को किस तरह पूरे पाकिस्तान ने बाहर निकल के बानी बानी आप कहते हैं, बानी कहने से कोई खत्म तो नहीं हो जाता, बानी है पाकिस्तान, सबको पता है कौन थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और इमरान खान को जिस तरह वोट मिला है, ना आपने उसको कंपेन करने दी, ना उसके पास उसका निशान था, ना उसके कैंडिडेट्स को आपने जो है वो कागजात छीन लिए। थर्ड सी ग्रेड के उनके कैंडिडेट्स थे, उन्होंने तबाही मचा दी और आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या मुस्तकबिल है? भाई मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या मुस्तकबिल है? सबको पता है कि कितनी कितनी सीटें लेके ये वजीर आजम और सदर बने बैठे हुए हैं। भाई इनको लोगों ने तो वोट नहीं दिया ना। सारी जमातें कहती हैं जी कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आवाम का वोट किधर गया? वोट तो चोरी कर लिया, मैंडेट तो चोरी कर लिया। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि अगर बानी ये पीटीआई इमरान खान नहीं होंगे, अभी तो अल्लाह ताला सेहत दे, मेरे ख्याल से वो जेल में आमीन। एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो मजीद जो है फिट होके बाहर निकलेंगे। अप एंड डाउन तो पार्टियों पे आते रहते हैं। आपने देखा कि जिया के दौर में जिस तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर उस वक्त सख्त दौर था, और बहुत सख्त दौर था, मतलब कोड़े तक पड़े थे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहीं खत्म तो नहीं होगी। अब भुट्टो फैमिली नहीं रही, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो गए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, तो भुट्टो फैमिली तो कहीं पे भी नहीं है। तो आखिर जरदारी जो है वो उस पार्टी को चला ही रहे हैं ना, भुट्टो के नाम पे जरदारी वोट ले रहे हैं या उसके मैं कहूँगा मजे ले रहे हैं। तो बात यह है कि नजरिया चलता है। इमरान खान अगर 20-25 साल बाद अगर वो नहीं होते, तो उनका नजरिया है। ये जो लोग उनके जेल में बैठने के बावजूद उनके कैंडिडेट्स को वोट दे के आए, काशिफ मैं लोगों से पूछता था तुम्हारे हल्के का कैंडिडेट कौन है, वो कहते थे हमें नहीं पता, बोतल निशान है, हमें नहीं पता, बैंगन निशान है। लोगों को नहीं पता था कि कौन सा कैंडिडेट इमरान खान ने खड़ा किया। उसका वो पूछते थे कि इमरान खान के कैंडिडेट का इंतखाबी निशान क्या है। तो इस वक्त तो मेरा मतलब है कि अंधे को भी नजर आता है कि अब इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि आपने उसको जेल में डालने के बावजूद भी वो शख्स एक नजरिए पे कायम है, यानी कि इतने दिन इतने महीने गुजर गए, उसको ना कोई बीमारी हुई, ना वो अस्पताल गया, ना वो कहीं दाखिल हुआ। लोग तो प्लेटलेट्स गिर जाते थे, मुल्क से बाहर जाते थे। जरदारी साहब ने जियाउद्दीन में बहुत सारा जी वक्त जी। गुजारा है। आपने अपना एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम तो खत्म हो चुकी है अल्ताफ हुसैन के बाद। अब जिस तरह उनको सीटें ठीक। वहां दी गई है, काशिफ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो फ्रेंडली अपोजिशन कोई नहीं है। ये इमरान खान की खौफ की वजह से सब लोग इकट्ठे यहाँ पे आपस में जमा हुए हुए, और उन्होंने नजरिया भी छोड़ दिया। मुझे पीपल्स पार्टी का मैं बहुत जो है वो सपोर्ट करता रहूं, पर मुझे बड़ा दुख है कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जी है, ठीक। क्योंकि जो आइन की पासदारी नहीं कर रही, आइन को टूटता हुआ देख रही है, आइन की पमाली होती हुई देख रही है, और पीपल्स पार्टी खामोश है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर ये आइन की बात करेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, और इमरान खान आ जाएगा तो इन बाकी तमाम जमातों की इस वक्त कोई जगह नहीं बनती। जी का जी बिल्कुल ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी राय सर आंखों पे। सीटें तो हर दौर में दी गई हैं, कैसे दी गई हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पॉलिटिशियंस को भी पता है। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ ये जो बात गबोल साहब ने की, मुफाहमत की पॉलिसी के तहत फ्रेंडली अपोजिशन में है या नहीं? देखिए जी, कोई मुस्तकबिल नहीं है पीटीआई का। पहला तो सवाल ये है, वेरी सॉरी टू से, बसरा साहब बहुत मेरे अच्छे, मैं इनको अपने प्रोग्रामों में अक्सर बुलाता रहता था काफी पहले तक। तो बहुत बेहतरीन शख्सियत के हामिल हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे पेश की माजरत के साथ। लेकिन पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पीटीआई इस वक्त इतनी कंफ्यूज है कि उन्हें किसी चीज की समझ नहीं आ रही कि उन्हें कब क्या करना और क्यों करना है। शेर अफजल मरवत जो है वो अलग आके बयान देते हैं इमरान खान से मुलाकात के बाद, और वो दूसरे जो है वो कोई और बात कर रहे होते हैं। आपस के अंदर इनकी इस वक्त इतना तजाद है कि आप यकीन करें कि पीटीआई के लोग फोन करके एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई हमने किसको फॉलो करना है। दूसरी तरफ आप आए तो पीटीआई हस्बे रवायत सिर्फ धमकियां, सिर्फ इल्जामात। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जेल में सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान को के इल्जामात की बौछार की और कहा कि जी बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग हो रही है, और अगर कुछ हो गया तो उन्होंने वही सुल्तान राय की तरह उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब टेस्ट करवाए गए कल आपके सामने शफा हॉस्पिटल में, वहां इनके अपने डॉक्टर मौजूद थे शौकत खानम के, तो सारे के सारे टेस्ट क्लियर आ गए। वो एक कोई छोटा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी वो बताया जा रहा है कि जो लोग
कुरकुरे ज्यादा खाते हैं, जो आजकल एक है, आपको पता बच्चे खाते हैं ज्यादा, तो उनसे वो गैस्ट्रिक का एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। बहरहाल वो तो अल्लाह जानता है कि बुशरा बीवी कुरकुरे खाती हैं या नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वजह वही बताई जा रही है। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस अब छोड़ दें, ये इनकी कोई पार्टी शार्टी नहीं है, एक मसाला गैंग में तब्दील हो चुके हैं, प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं, झूठ बोलते हैं, यूटर्न पे यूटर्न लेते हैं। पहले तो आप कहते थे कि जी खान को कुछ हुआ तो पता नहीं दुनिया का कौन कौन सा लीडर निकल के आ जाएगा और खान को बचाएगा। खान के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपने खुद देखा कि बुशरा बीबी और फवाद चौधरी और दीगर लोगों ने किस किस सफीर के पैरों को हाथ नहीं लगाया कि खान साहब को बचा लें, लेकिन हर एक ने कहा कि भाई घड़ी बेची है, कादिर ट्रस्ट का केस है, तो हमारा क्या लेना देना इन चक्रों में, हम क्यों पड़े। तो इसलिए सर सॉरी टू से बट ये खत्म हो चुके हैं। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन में सिंध में, इस पर भी शॉर्ट कमेंट दे दीजिए, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। जी देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तो ये फ्रेंडली अपोजिशन का मामला है, लेकिन ये ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। ये आगे चल के एमक्यूएम को अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की वह अपोजिशन करनी पड़ेगी और ये लेटर ऑन ये करेंगे। सो फार ये फ्रेंडली अपोजिशन ही है। जी ठीक है, ये आपकी राय भी सामने आ गई। नाज़रीन, हमने अपने मौजूद मेहमानों की राय आपके सामने रखी ताकि आप खुद नतीजा अखज़ कर लें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो सियासी इत्तेहाद है, मैं तो इसको इस तराजुर में देखता हूं कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा नून लीग को सहूलतकारी दी हुई है हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि नंबर तो नहीं है पूरे। तो क्या इसमें कोई खतरा देख रहे हैं या लफ्जी गोलाबारी है, हल्की फुल्की नाराजगी है और चीजें यूं ही चलती रहेंगी? देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट बनी है ना, ये बड़ा सेंसिबल डिसीजंस के बाद बनी है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि एक टाइम लगा चीजों के अंदर फैसला साजी में। पीएमएलएन की लीडरशिप ने भी बड़ा सोच विचार के साथ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी बड़ा सोच विचार के साथ ये सारी ये जो हुकूमत साजी की है, ये मिल बैठ के की है। इसमें एक बात मैं आपको बड़ी वाजे करता चलूं, गो के लोग टीवी पे आके सनसनी फैलाते हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस दफा ये आप क्रेडिट दें दो लोगों को, आसिफ अली जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को। दोनों ने ये फैसला किया है कि फेडरल गवर्नमेंट हमने अपनी जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, अपनी जो सियासी मुफादात हैं, अपना जो सियासी लेदे हैं, इससे थोड़ी बालतर होकर चलानी है। उसकी वजह यह है कि दोनों को ये अंदाजा है कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा था जब इलेक्शन होने के बाद ये गवर्नमेंट बनी, और अगर खुदा न खास्ता कोई फेलियर होता या होता है तो पाकिस्तान के लिए वो किसी सूरत ठीक नहीं होगा। अभी जाके कहीं आपने देखा कि सऊदी अरब के का डेलीगेशन आया, SIFC जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक इनिशिएटिव है और मौजूदा गवर्नमेंट उसके साथ कंप्लीटली ऑन बोर्ड है। तो इस एफर्ट से जाके अब मुल्क में एक स्टेबिलिटी की तरफ फजा बन रही है। $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे चीजें बेहतर होंगी। तो इसलिए ये अगर कोई भी सोचता है कि जी ये जो हुकूमत है इसमें भी वही होगा कि 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद कोई अदम एतमाद आ जाएगी, कोई दूसरी पार्टी का वजीर आजम बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी अंदाजा है। ये डॉक्टर साहब इस पे भी शॉर्ट कमेंट दे दीजिएगा, इस पे भी शॉर्ट कमेंट दे दीजिएगा। जो जिमनी इलेक्शन आज हुए हैं, क्या समझ रहे हैं कि दोनों तरफ से नून लीग तो कह रही है कि उनकी अक्सरियत जीतेगी और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये है कि शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए गए, एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन को हस्बे तनकीद बनाया गया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि अभी तो रिजल्ट का मामला ऐसे प्री मैच्योर डिस्कस नहीं करना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए जी, ओवरऑल तो मैं नून लीग को बेहतर देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी ज़ाहिर गवर्नमेंट में आए हैं। आपने खुद देखा कि पंजाब में मरीम नवाज ने आते साथ ही लोगों को रिलीफ देना शुरू किया, प्रैक्टिकली स्टेप उठाए। आपको या मुझे मरीम नवाज से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन जिस तरह वो एक्टिवली डोर टू डोर जा रही है, लोगों से मिल रही है, हर एक चीज के अंदर वो नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट ले रही हैं, तो उससे उनको भी डेफिनेटली उसका फायदा हो रहा है। इसी तरह दूसरे सूबों के अंदर जहां जहां जिमनी इलेक्शन है, सीटें खाली हैं, वहां के लोगों को भी नजर आ रहा है कि अब एक गवर्नमेंट बन चुकी है
और हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा कि वोटर कभी भी लूजर्स की तरफ नहीं जाता। वोटर की हमेशा मर्जी होती है कि जो इख्तिदार में पार्टी है वो कोई भी हो, तो वो कहते हैं जी हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। तो इसलिए ये है। मैं सिर्फ एक चीज बस कहना चाहूंगा आपको, एक चीज कहना जी नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। सर कंप्लीट कर दे, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में जो हुकूमत साजी हुई है, ये जो हुआ है, इसमें हमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जी वो वजीर आजम नहीं बने, उनकी जरूरत थी। हालांकि पीएमएलएन के कई हमारे दोस्त जो बेवकूफ दोस्त हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, जबकि नवाज शरीफ आप देखें तंदूर तक खुद जा रहे हैं, एक तंदूर तक खुद जा रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं साथ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी मर्जी शामिल है और हम मिलके इन हालात से निकलेंगे। जी नसीम सिद्दीकी साहब, सर इस पे पहले कमेंट कर दीजिएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी है या इत्तेहाद खतरे में देख रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात की रिपोर्ट करते रहे हैं कि बिलावल साहब शायद उन्होंने वेट किया था कि तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट दे दे तो वो मरकज में हुकूमत बना ले। ये एक फैक्चुअल बात है। और दूसरा, आप भी मरियम नवाज साहबा का जो दावा है उसको एंडोर्स करते हैं या नहीं? प्लीज नसीम सिद्दीकी साहब। पहले के सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ये बिल्कुल लफ्जी गोलाबारी है, क्योंकि आप लोग अपना अपना हिस्सा तो ले चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं, फार्म 47 के जरिए 17 सीटें नून लीग को मिली हैं और ये मुल्क का वजीर आजम बना बैठा है। उसके अलावा आप देखें कि पीपल्स पार्टी के पास भी कितनी सीटें थी, उनका सदर भी बन गया, उनका सेनेट का चेयरमैन भी बन गया। तो जब ये बंदर बाट इतनी हो गई है तो उसके बाद तो लफ्जी गोलाबारी रह जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि ना ये बड़ी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मेरे ख्याल से ये सितारा शनास भी हैं, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो नवाज शरीफ की सियासत आप देखें, इमरान खान ने उसको तंदूर पे पहुंचा दिया है। जो बंदा 3 दफा का वजीर आजम था वो तंदूर पे खड़ा रोटियां बांट रहा है। ये आप इमरान खान को क्रेडिट दें। और ये जो बात कर रहे थे ना कि लोग लूजर्स की तरफ नहीं जाते, तो भाई हमजा शहबाज की हुकूमत थी, हमजा शहबाज वजीर आला था, क्या हुआ था उस ज़मीनी इंतखाबात में? लाहौर जो गढ़ कहलाता था नून लीग का, मतलब हकीकत बात करनी चाहिए। मैं कोई भी बात कर रहा हूँ अगर लॉजिक से इलावा है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा है। ज़मीनी इंतखाबात आपने आज फिर इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो भाई आपको किस बात का खौफ है? आप ट्विटर से डरते हैं, आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, आपने आज फिर मोबाइल फोन सर्विस में जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया। आपने 2 नंबरियां करनी होती है, 2 नंबरियां करके आपने इलेक्शन जीतना होता है। भाई दुनिया ने बाहर निकल के इमरान खान को वोट दिया था, माने इसको, एक दफा इमरान खान को वोट दिया था 2018 में। अभी काशिफ आपने कहा जी सीटें दे दी जाती थी, तो बहुत कहा जाता था कि जहांगीर तरीन अपने जहाज भर के लाता था। तो भाई अपनी दफा भी जहाज भर के ले आता, अपनी ही सीट जीत जाता कम से कम। जिसने इमरान खान को छोड़ा उसका अशर आप IPP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में देख लें क्या हुआ। तो बात यह कि एक वक्त का बादशाह है इस वक्त, वो जेल में भी बैठ के आप उससे मुज़ाकरात नहीं कर पा रहे, और वो जेल में बैठ के उसने आपकी सियासत, सफारतकारी, हर चीज को तबाह करके रखा हुआ है। तो भाई आप आंखें खोलें, आप जिद अना को छोड़ें। आप ये जो चमचागिरी लोग इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा करते हैं, ये आंखें खोलें कि गरीब आवाम इस वक्त कितनी मुश्किल में गुजारा कर रही है। जब 2018 के इलेक्शन के बाद आखिरी साल इमरान खान का चल रहा था, काशिफ मैं और आप रोड शो जाके करते थे, लोग खिलाफ थे इमरान खान के, लोग कहते थे कि हमने इमरान खान को वोट दिया लेकिन शायद इस दफा वोट हम ना दें। लेकिन आपने जो साजिश की, अदम एतमाद की, PDM को लाए, उसका कद बढ़ गया। उसके बाद आपने उस पर कातलाना हमला करवाया, आपने हर तरह का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो एक खुली किताब की तरह बात है, मेरे कहने से तो ये नहीं है सिर्फ जी का। जी ठीक। बसरा साहब, सर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी है, क्योंकि और इस बात पे ये कि हमारे पास ये राय भी आई, मालूमात भी आई कि जो पंजाब से अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए थे, ये चाहते थे कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली जाए ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। तो सर वो तो नहीं बन सकी, तो मुस्तकबिल में ऐसा कोई मैकेनिज्म बन सकता है? और ज़िमनी इलेक्शन में जो मरियम नवाज साहबा का दावा है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? पहली बात तो कौन सी नून लीग, कौन सी पीपल्स पार्टी, और मेरे भाई ये लोग तमाम मुस्तरद करदा लोग हैं। लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, लोग इनको जेलों में देखना चाहते हैं। इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं। अवाम ने कहाँ इनको वोट दिए हैं? हमें देख तो हम, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। कौन सा इलेक्शन हुआ है? लोगों ने जिनको वोट डाला उनको आपने
हरवा दिया और धन दौस धांधली के जरिए, बंदूक के जरिए आपने रिजल्ट बदल दिए। क्या इलेक्शन, अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है तो कौन इनका जीता हुआ है? छोड़े इन बातों को। मुझे तो अफसोस होता है जब हम बदयांती करते हैं राय देते हुए। और दूसरी बात मेरे भाई ये है, वो कह रहे थे जब मियां आएगा तो लग पता जाएगा। मियां मीनारे पाकिस्तान पे आया, वहां पे उसने कबूतर उड़ाया, उसके तोते उड़ गए, उड़ते उड़ते उसकी ये हैसियत हुई कि थैले के आटे पे आ गया, वहां फोटो लग गया और आज तंदूरों पे रोटियां बांटता फिर रहा है। छोड़े इन बातों को। ये मैं फिर कह रहा हूँ, बदकिस्मती है पाकिस्तान की, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये तो मैं फिर बार, ये वो लोग हैं, मैं अलग हुआ है कि अगर कोई मुल्क होता जहां पर क्रिमिनल जो हैं ये सारी उम्र बाहर ना आते। ये हमें तो बताया गया था एजेंसियों की तरफ से कि वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर JIT बनी, ISI उसमें थी, IB उसमें थी, कि जनाब 17 अरब की टीटियां लगी। फिर कहा गया जनाब कि वो स्विस के पैसे चले गए, लंदन पैसे चले गए। अभी तोशा खाना में देखें क्या मजाक बना है। तोशा खाना में तमाम सबूत मौजूद थे, गाड़ी ले नहीं सकते थे, खुद नैब केस मूव करता, वही नैब केस वापस ले लेता है, अदालतें चल के इनके पास चली जाती हैं। काजी साहब सबसे बड़े इनके सहूल, इस वक्त मैं समझता हूँ जो चीफ जस्टिस काजी फाइज था जिन्होंने इंसाफ देना है, वो सबसे बड़े सहूलत कर खुद बने हुए, जजेस चीखे मार रहे हैं कि हमें अगवा किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज है कि जाएं जाके खान के खिलाफ फैसले दें। तो मेरे भाई छोड़े इन बातों को। हम ऐसे, मेरे ख्याल में कि हम लोग जब अपनी राय देने लग जाते हैं तो हमारा जमीर शायद सो जाता है, शायद वहां पे क्या हमारी ख्वाहिशात है जिसको जेर साया आ जाती हैं। इसलिए मेरे भाई, जी ठीक। अगर तो आपने दयानतदारी के साथ इस मुल्क को नहीं चलाना, 76 साल हो गए हैं, पहले आमरीयत रही है या फिर ये 2 पार्टियां रही हैं, 3 साल इमरान खान आया है। इमरान खान का कसूर ये है, इमरान खान कहता है कि आइन के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले, जिसका जो रोल है वो करें। यहाँ पर जावेद लतीफ कौन है, वो क्या कहता है? जावेद लतीफ ये कहता है कि यहाँ पर एक स्मगलर मिला है एजेंसी के सबसे अहम आदमी को लाहौर में, 90 करोड़ में 5 सीटें खरीदी गई हैं, 90 करोड़ में। वहां पे आता है चट्ठा, आता है आपका कमिश्नर, कहता है पूरे का पूरा जो डिवीजन जो है उसकी सीटें बेची गई हैं, वहां पे फ्रॉड हुआ है। कराची आप बैठे हुए हैं, आपके सामने हालात है। शौक, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहाँ जीते? कोई इलेक्शन नहीं, ये फ्रॉड है। आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप टेलीफोन बंद कर रहे हैं। किसको आप डर इतना है कि पाकिस्तान का जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया VPN इस्तेमाल करके सर, आपका पॉइंट आ गया। कोई इलेक्शन नहीं है, जी आवाम ठीक। को कीड़े मकोड़े समझा गया है, तो घबराए नहीं। जी यही ठीक। आवाम होगी, ये जो एक अशराफिया का मुल्क बन गया है, जिनके लिए कोई आइन जी जी। कानून नहीं है, इनको लागू पता जाएगा। जी ठीक, जी ठीक। नादिर कबूल साहब, सर बसरा साहब कह रहे हैं कोई इलेक्शन को वोट मिला, उनको रिजल्ट नहीं मिला, और जिनको वोट नहीं मिला उनको जीत का रिजल्ट देके असेंबली में पहुंचा दिया गया। सर क्या कमेंट करेंगे सर? डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा कबूल साहब से बयान ले लो। जी जी। देखिए, ये तो इल्जामात हैं, जब तक सबूत नहीं हो जाते। कोर्टों में भी गए सारे इनके काफी सारे कैंडिडेट्स, और कोर्टों ने भी यही बोला कि भाई एक प्रॉपर इसका फोरम मौजूद है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में आप जाएं। तो हम तो रेडी हैं, आपने अगर चैलेंज करना है रिजल्ट्स, बिल्कुल चैलेंज करें। 2018 में हमने चैलेंज करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग को फैजियाब किया गया था, तो हमारे जो इशूज और ग्रीवेंसेस थे वो सुने नहीं गए थे। मगर अभी आप लोग क्योंकि हार चुके हैं, तो आप लोग इस तरह की जाहिर सी बात है इल्जामात लगाएंगे। बिल्कुल हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने सही बोला कि इमरान खान से लोग बहुत तंग आ चुके थे जब उसने महंगाई की थी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है वो अभी भी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। तो हमारा इस वक्त फोकस यही है कि हमने इलेक्शन के जो रिजल्ट जितने इनको चैलेंज करने करते रहे, मगर हम अपना काम करते रहेंगे। हम महंगाई को दूर करेंगे, गुर्बत को दूर करेंगे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करेंगे। अभी देखें ऑलरेडी सऊदी का एक हाई लेवल डेलीगेशन आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मुलाकात करके गई, और अभी सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान साहब भी आएंगे। उसके अलावा बाइडेन साहब ने भी, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा और इंश्योर किया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और इंश्योर किया कि पाकिस्तान और यूएस की जो कॉपरेशन है उसके ऊपर दोबारा से उसको बहाल किया जाएगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें जो पीटीआई से हजम नहीं हो रही। अगर पीटीआई कहती थी कि ये लोग साजिश के तहत इनको निकाला गया है, तो पीटीआई तो सबसे ज्यादा अमेरिका के कांग्रेसमैनों को और सेनेटर्स को कांटेक्ट कर रही है कि भाई हमें बचाओ,
जी इस ठीक। हुकूमत को गिराओ, इमरान खान को वापस जेल से बाहर निकालो, तो आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? और बसरा जी साहब ठीक सर। स्मगलिंग की बात की, स्मगलिंग तो आपके लीडर ने की भाई, गाड़ी उनको मोहम्मद बिन सलमान जो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा और गबोल पाकिस्तान साहब के इस अंदर पे इन्वेस्टमेंट बात करेगा। करते हैं, इस पे बिल्कुल बात करनी है। सिंध में जो मामला हुआ अगले अगले प्रोग्राम के हिस्से में इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप कोई कुछ कहना चाहें? शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है सर प्लीज। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान जो है वो लंगर खाने में जाके लोगों के साथ बैठ के खाना खाए तो बड़ी अच्छी बात है, और नवाज शरीफ जाके तंदूर पे रोटी का रेट पता करे तो वो बहुत बुरी बात है। चले खुदा के लिए आपका इस पॉइंट। चीज से निकले। ये एक ऑनरशिप का एहसास है कि एक लीडर को एहसास है कि उसके सूबे के अंदर लोग गुर्बत में सर हैं, बुरे हालात में, वो जा रहा है। आप अप्रिशिएट करें, हर चीज के ऊपर इतना जी ना ठीक, करें कि आपका जी पॉइंट आ गया। वो जो है उसको तंदूर पे पहुंचा दिया। अगर उनको अपने तंदूर पे पहुंचा दिया तो आप जेल में पहुंच गए फिर। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन गबोल साहब, सर इस मामले को भी क्लियर कीजिए कि सरकारी प्रोटोकॉल में असला स्मगलिंग किए जाने की बात सामने आई है, और मुशीर जो वज़ीर-ए-आला सिंध है बाबिल भयो, उन्होंने मुस्ताफ़ी भी हुए हैं, उन्होंने तो इस सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया। अब ये वो बात है जो शहर इक़्तिदार में हर जगह पे जो बात की जा रही है कि ये क्यों कच्चे के मामले में जो कच्चे के डाकू हैं वो क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, जो क्यों ये सारा मामला है, और ये क्या वाकई ही सरकारी प्रोटोकॉल में असला स्मगल हो रहा था या कोई और मामला है सर? देखिए, इस बात पे तो आप कम से कम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और लीडरशिप को अप्रिशिएट करें ना, कि उनका एक अपना मुशीर के ऊपर इल्ज़ाम फिलहाल लगाया गया है, कुछ साबित नहीं हुआ है, तो इल्ज़ाम की वजह से ही उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और एक्शन भी लिया जा रहा है। उनके खिलाफ एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर वो वाक़ई में मुजरिम पाए जाएंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी भी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की लीडरशिप है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सूरत में, वो बहुत ही आप समझे एक ऑनेस्ट एक लीडरशिप है और साफ शफाफ लीडरशिप है। वो किसी तरह की भी कोई भी इस तरह की नॉनसेंस को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, चाहे उनका अपना कोई वजीर हो, चाहे अपना उनका कोई एमएनए हो, एमपीए हो। और जहाँ तक कराची की बात है, देखें कराची में भी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का बड़े बड़े इश्यूज हैं, मगर उसके अंदर जाहिर सी बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से एक है। गुर्बत की वजह से मैं इस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं कह रहा, मगर मेन वजह यही कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पुलिस की ट्रेनिंग की कमी है। तो इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है। आईजी साहब और सीसीपीओ साहब को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोगों को जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी फंड्स चाहिए ट्रेनिंग के लिए, आप इंश्योर करें कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए और इंश्योर किया जाए कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल है हर किसी का कम कर चुके हैं, जो जिनको जो एंटाइटलमेंट है उसके तहत ही अगर कोई वजीर है तो उसको दिया जा रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान की आपको पता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि सबसे नंबर 1 टारगेट जो होते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं, मगर पहले की तरह नहीं है कि एक एक वजीर को 4-4 3-3 मोबाइलें पुलिस की मिली और सबसे वापस ले ली गई हैं। और यही सारी जो नफरी है इसको सड़कों पे तैनात किया गया, इंश्योर किया गया है कि अवामी जो जगह हैं, आप कराची में कहीं भी घूमें, अभी तो आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आप कराची में, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं किसी भी इलाके में जाता हूँ कराची के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। अभी ईद के जो और रमज़ान के जो दिन है बहुत वैसे गब्बोल साहब डिप्लॉयमेंट वाकई पुलिस की बहुत ज्यादा है। जो तहरीक इंसाफ की रैली वहां पे निकल रही है उसको पुलिस आगे मूव नहीं करने दे रही, और एहतजाज तो बुनियादी हक है वो नहीं हो रहा। जो तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मसूद साहब को रैली लेके शहर फैसल पे हैं, तो बहरहाल इसको भी देखना चाहिए। और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सिंध असम्बली के, वो तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं कि डाकुओं की सरपरस्ती कर रही है सिंध हुकूमत के वुज़रा जो उनसे है। इस पर भी शॉर्ट कमेंट दे दीजिए, फिर मैंने बस्सा साहब की तरफ जाना है सर। नहीं, अगर सरपरस्ती कर रही होती तो फिर इस्तीफा क्यों लेती है अपनी एडवाइजर से? इस्तीफा लेने का वजह ये है कि बिल्कुल सरपरस्ती नहीं है और अपना ही कोई एमएनए एमपी हो या वजीर हो, उसके खिलाफ भी उसी तरह से एक्शन लिया जाएगा कि अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी या कोई नॉन पॉलिटिकल पर्सन, अगर कोई लोकल सरदार वगैरह इस चीज में अगर शामिल पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके सामने भी ये सूरत हाल रखूंगा।
ये मुस्ताफी हो गए हैं जी मुशीर वज़ीर आला सिंध के इल्जाम की सूरत में। गब्बोल साहब कह रहे हैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इल्जाम लगा लेकिन वो इस्तीफा दिया और अभी इंक्वायरी होगी कि जो असले की स्मगलिंग के हवाले से बात हुई है। और तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी चल रहा है शारा फैसल पे, उसको भी कंटिन्यू नहीं करने दे रहे आगे, या उसमें भी इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस मोबाइल पे उसके किसी कारकुन ने हमला किया। क्या कहेंगे सर इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, मैं नबी गबूल साहब की बात पे बड़ा वजन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर अभी इल्जाम। मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम है तो जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए हमें कोई क्यास राय नहीं करनी चाहिए। पर दूसरा सवाल ये है कि मेरे ख्याल से इस दफा वो पकड़े गए हैं तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है, नहीं तो कितनी दफा सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर, क्योंकि पिछले 15-16 साल से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और मुझे ये बताएं कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके पास किस तरह इतना जो है असला आ जाता है। लेटेस्ट उनके पास वेपन्स होते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर होते हैं। क्या ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की नहीं है कि इसकी पहले इंक्वायरी करती? या अब तक तो इनको चाहिए ताकि कच्चे के डाकू खत्म कर देते, लेकिन आवाम क्या करे, एक तरफ वो कच्चे के डाकुओं से फंसे रहते, दूसरी तरफ पक्के के डाकू उनको जीने नहीं देते। तो इसमें क्लियर कट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जब तक इस मुल्क में सजा और जजा का निजाम नहीं होगा ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे। दूसरी तरफ बिल्कुल अगर ठीक। आप कर रहे हैं कि पीटीआई की रैली निकल रही है तो आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ उनकी रैली निकलने दी जाती है। दहशतगर्द जो है वो दंदनाते, और पीपल्स पार्टी की रैली जो है वो आप निकलने नहीं देती। और पीटीआई वाले जो है वो जनाब उन्होंने मोबाइल पे हमला कर दिया। मतलब ये मजे का खेज बातें हैं। ये क्यों नहीं अपना, ये जो टाउट किस्म के लोग हैं ये बाज क्यों नहीं आ जाते इस तरह की बातें फैलाने से? ये जो स्टैब्लिशमेंट ने हर प्रोग्राम में भी अपने लोग बिठाए हुए हैं, इस तरह के शोशे भी छोड़ते रहते हैं। एक निहत्ते कारकुन है, आपने इतने उनके ऊपर इल्जामात लगाए, इतने आपने जो है वो अपना एफआईआर काटी है कि एक बंदा लाहौर में मौजूद है, उस पर मियाँ वाली में भी एफआईआर कटी हुई है, डीआई खान में भी एफआईआर कटी है, कराची में कटी हुई। मेरे ख्याल से ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर सच्ची जी जो है ठीक। जमहूरियत आनी चाहिए। जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती तब तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे और गरीब जी आवाम ठीक। पिसती रहेगी। जी जी ठीक। शौकत बसरा साहब, सर आप पीपल्स पार्टी के मिजाज को समझते हैं। गब्बोल साहब कह रहे हैं कि इल्जाम लगा उसके बाद मुस्ताफी हो गए, जो असला स्मगलिंग के हवाले से जो एक मामला सामने आया। जो अपोजिशन लीडर है सिंध के वो कहते हैं कि वुजरा डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं। और तीसरा मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो रैली चल रही है शहरा फैसल पे, उसको मूव ऑन नहीं करने दिया जा रहा। क्या कमेंट करेंगे सर इस पे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को कच्चे और पक्के के डाकुओं दोनों ने घेरा हुआ है। कच्चे के जो पक्के के जो डाकू हैं, कोई सदारती महल में बैठा है 24 वोटों के साथ, कोई 17 वोटों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है। ये जो इधर मैडम चीफ मिनिस्टर है, इधर इसने कब्जा किया हुआ है। वहां पे भी जो सिंध में तमाशा लगा हुआ है, आप देख लीजिए। तो सो मेरे भाई, हर किसी को पता है ये एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स है। और हमारे सो कॉल्ड जो तजिया निगार हैं, मुझे नहीं पता उनको, वो कहते ना पता नहीं अल्लाह को जान हमने देनी कि नहीं देनी। क्यों नहीं हम सच बोलते? रात को हमारा ज़मीर तो जरूर मलामत करता होगा, हम झूठ बोलते होंगे। कौन सी जमहूरियत है पाकिस्तान में? कौन सा आइन है? कौन सा कानून है? कौन से ह्यूमन राइट्स हैं? यहाँ पर अभी आप देखें पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ अभी मेरे भाई बता रहे थे सिद्दीकी साहब, ये कोई ऐसे कोई लोग हैं कि 5 मिनट बाद मैं बताता हूँ कि माए बहने बेटियों सबकी साझी होती है। क्या किया इस बेचारी ने, मासूम ने, तैयबा राजा ने क्या किया था? अभी आपकी आलिया हमजा ने क्या किया है? अभी जो आपकी हमारी और खवातीन हैं उन्होंने क्या किया है? 5-5 मिनट बाद पर्चे दे रहे हैं आप उनके पास लाहौर, उसके बाद आप यकदम उनके पास पता नहीं कौन सा तैयारा आ जाता है, खटोला आ जाता है, वो पहुंच जाती है वहां पर, मियाँ वाली पहुंच जाती हैं, वो कभी कहीं पहुंच जाती हैं। छोटे तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर। और जो अदलिया है, वो चीफ जस्टिस साहब जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपने कामों में पड़े हुए पता नहीं एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है। तो यहाँ पर तो मेरे भाई ना जजेस महफूज हैं, ना सहाफी महफूज है, ना सियासतदान महफूज है। एक क्रिमिनल एलीट का मुल्क बन गया है यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो इसलिए छोड़ दें बातों को। हर किसी को पता है कि मजबूरियां, मैं ऐसी बातें करूंगा शायद आपके चैनल पे ना सुनाई जा सकें। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान की अशराफिया चंद लोग रह गए हैं, 2-4% जिन्होंने मुल्क पे बंदूक के जरिए, धन दौलत के जरिए कब्जा कर लिया है। हम जैसे लोग, कुछ लोग जो है इस वक्त जो उनके पेरोल पे कुछ चले गए हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की आवाम है कीड़े मकोड़ों की तरफ मर रही है, रोटी उनकी पूरी नहीं हो रही है।
उनकी आज आप देख लें कि बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई छोड़े, हकायक बहुत तलख है। हम यहाँ बैठ के बदबयानती हम ये करते हैं कि हम कहने को तो हम तजिया निगार होते हैं, कहने को हम सियासतदान होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक बात नहीं करते। हमारा ज़मीर सो जाता है, हमने जाके फिर रात को, वैसे ये ज़मीर जब रात को लेटते हैं ना, झंझोड़ता जरूर है कि यार हमने जाना है, अल्लाह को उसको जवाब देना है, सच बात करनी चाहिए। ना पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन है, ना किसी की जान माल इज्जत महफूज है, सिर्फ डंडे की हुकूमत है मेरे भाई। लेकिन ये कितनी देर चलेगी? नहीं चलेगी। जी ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर ये जो असला स्मगलिंग वाला मामला है, इसके ऊपर भी कमेंट दरकार है, और जो हमारे दीगर मेहमान हैं उनकी बातों का रिस्पॉन्ड करना चाहें, यू हैव द राइट। जी देखें सर, मैं तो इस बात को हमेशा से कहता आया हूं कि सियासी जमातें, पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें, इनके कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे लोग अपने साथ रखे होते हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। इसमें कोई क्लीन चिट किसी के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेंगा जर्नलिस्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये भी जानते हैं कि किस तरह ये सारे काम ये करते हैं। ये तो एक हकीकत है। लेकिन मैं बस्सा साहब की बात सुन रहा था, फरमा रहे थे कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। आप खुदा की शान देखें कि बस्सा साहब जो बातें कर रहे हैं, अभी आपके सामने जो बातें इन्होंने की, ये सारी बातें ज़ाहिर ऑन एयर जाएंगी। इससे ज्यादा जमहूरियत आप दुनिया में कहाँ ला सकते हैं? दुनिया का कोई मुल्क बता दें कि जहां आप इतना ब्लंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप हर एक के ऊपर इल्जाम लगाते जाएं। आप सिर्फ उस इलेक्शन को सही मानेंगे जिसमें जो 2018 में धांधली के जरिए आपकी हुकूमत आ गई थी, वो ठीक था, वो फ्री एंड फेयर था, ट्रांसपेरेंट था। लेकिन उसके बाद के सारे इलेक्शन गलत हैं क्योंकि आप हार रहे हैं। तो भाई इस तरह नहीं होता। आप इल्जामात पे तनकीद से काम नहीं चलता। आपके पास अदम एतमाद आने के बाद एक ऑप्शन था, असेंबलीज में बैठते, आप अपनी बात करते। ये आज हम पीपल्स पार्टी के इस असला स्मगलिंग की बात कर रहे हैं जो उनसे वाबस्ता थे, इल्जाम साबित होता है या नहीं होता, ये एक बात की बात है। लेकिन जो काम इस मुल्क के साथ पीटीआई ने किया, जो 9 मई को जिस तरह की बगावत की, आज की तारीख में आप उठा के देखें, पीटीआई से मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं, दुनिया को कोई मुल्क टॉलरेट नहीं करेगा। आदिल राजा जो पीटीआई वालों का हॉट फेवरेट था, जिसको पीटीआई वाले अपना सियासी देवता समझते थे, हत्ता कि इमरान खान उससे डायरेक्शन लेता था, अब उसको जब ब्रिटिश कोर्ट ने उसको मुजरिम करार दे दिया है, तो ये वही ब्रिटिश कोर्ट है जिसकी मिसालें इमरान खान दिया करते हैं। वो कहते हैं जी वो लॉ है, वहां सब चीजें ठीक है। तो अब उन्होंने भी आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। अब निकाले ना उसके खिलाफ रैली, निकले ना कोई 500,000 आदमी लेके कि इसने हमें गुमराह किया, ये जीएचक्यू पे हमले की प्लानिंग, ये सारी चीजें। खुदा के लिए मुल्क में आप एक सियासी किरदार के ऊपर आए, सब आपकी बात करेंगे, जमीर सबका जिंदा है। लेकिन अगर आप रियासत के खिलाफ बगावत पे आएंगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जमीर ये इजाजत नहीं देगा कि हम किसी गद्दार के लिए, किसी ऐसी पार्टी के लिए आवाज उठाएं जो डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया सर। जी आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपका, नसीम सिद्दीकी साहब आपका, शौकत बस्सा साहब आपका, नादिर कबूल साहब आपका। नाज़रीन आपने हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।